छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। फिनिस्टा। नमस्कार, मैं हूं पुष्कर चौहान और आप देख रहे हैं बड़ी खबर। बड़ी खबर में चर्चा आज उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो गया। 7 अगस्त से नामांकन शुरू हो जाएंगे। नोटिफिकेशन जारी होने की तारीख दे दी गई है और 21 अगस्त नामांकन की आखिरी तारीख है और उसके बाद जांच, नाम वापस लेने की प्रक्रिया। अगर वोटिंग का मौका आता है तो 9 सितंबर को वोट पड़ेंगे और 9 सितंबर को ही काउंटिंग हो जाएगी और उसी दिन रिजल्ट भी घोषित कर दिया जाएगा। क्योंकि हम आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 9 सितंबर को वोटिंग और काउंटिंग होगी। 21 अगस्त नामांकन की आखिरी तारीख। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य डालेंगे वोट। लोकसभा में 542 वोट है और राज्यसभा में मौजूदा समय में 240 वोट है। क्योंकि पांच सीटें राज्यसभा में खाली हैं और 1 सीट लोकसभा में खाली है, तो कुल मिलाकर जो बहुमत का आंकड़ा है वो 392 होगा। अगर इसको सीधे सरल भाषा में समझेंगे तो एनडीए के पास बहुमत है, क्योंकि लोकसभा में भी उसके पास नंबर है और राज्यसभा में 130 है, तो वो नंबर की चिंता नहीं है। लेकिन इंडिया गठबंधन एकजुटता के नाम पर चुनाव भी लड़ेगा, जिसका इशारा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया था और उन्होंने कहा था गठबंधन के अंदर और बाहर भी इसकी कोशिश की जाएगी। तो क्या है ऐसा खेल, और जो इतने आनन फानन में जो तारीखें बिहार इलेक्शन के इंतजार कर रही थी, उसमें अब 9 सितंबर को नया उपराष्ट्रपति भी मिल जाएगा। क्योंकि 21 जुलाई को जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया था और 22 जुलाई को तत्काल उनका इस्तीफा स्वीकार किया गया। उसके बाद 23 जुलाई को चुनाव आयोग ने भी कहा कि वो जल्दी नोटिफिकेशन जारी करेगा और आज तारीख आ गई है। और मेरे साथ इस समय जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार सुनील शुक्ला जी। सुनील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इन तारीखों के ऐलान से अगर आपकी पहली टिप्पणी लें तो एनडीए के लिए कितनी राहत की है, क्योंकि उनके पास नंबर है, और क्या इंडिया कुछ खेल कर सकती है? धन्यवाद पुष्कर जी। ये सरकार के सामने तो ये आवश्यक था ही कि वो यथाशीघ्र इसका चुनाव करा ले। हालांकि संविधान में उपराष्ट्रपति के चुनाव कराने की कोई समय अवधि तय नहीं है, लेकिन एक शब्द का प्रयोग किया जाता है कि यथाशीघ्र। तो ये पद जब तक खाली भी रहता तब तक तरह तरह की राजनीतिक की टीका टिप्पणियां भी चलती रहती है एनडीए सरकार के ऊपर। तो ये था उनके लिए राजनीतिक रूप से भी आवश्यक था कि यथाशीघ्र इस पद को भर ले। तो एनडीए, और अगर आप याद कीजिए कि इस्तीफा स्वीकार करने के बाद से ही निर्वाचन आयोग में चहलकदमी शुरू हो गई थी कि जल्दी से जल्दी चुनाव करा लिया जाए। तो एक विश्वसनीय व्यक्ति और भरोसे का आदमी एनडीए सरकार को राज्यसभा में चाहिए। हालांकि हरिवंश जी कोई सरकार के मंशा के विपरीत कोई काम करेंगे ऐसा मुझे लगता नहीं है, लेकिन फिर भी उनको चाहिए कि उनकी सोच का, उनकी विचारधारा का कोई व्यक्ति राज्यसभा के सभापति के रूप में मौजूद हो। लेकिन इंडिया दल समूह के लिए भी एक अवसर है।
इंडिया दल समूह के सामने दोनों चीजें हैं। इंडिया दल समूह मेरा अपना मानना है, और खड़गे साहब कहते भी रहे हैं कि चुनाव लड़ेंगे, मतलब इंडिया दल समूह चुनाव लड़े। दो चीजें हैं, इंडिया दल समूह चुनाव जीते चाहे हारे, वो अपने लोगों को एक साथ रखने और यह संदेश देने की कोशिश करेगा लोगों के बीच में कि जो दल भारतीय जनता पार्टी को सहयोग कर रहे हैं, खासतौर से जनता दल यूनाइटेड, उसका मैसेज बिहार के चुनाव में भी जाए, लोगों को में जाए कि किस सांप्रदायिकता की राजनीति के साथ जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार जी खड़े हैं। यह बात तो है अपने उन लोगों के बीच, उनका साथ वो चाहते जरूर है, लेकिन अगर वो साथ नहीं, अगर उनके साथ नहीं भी आते तो वह कम से कम उनको जनता के बीच में भी ये बाकायदे एक्सपोज करना चाहेंगे कि ये उनके साथ देखिए इस मौके खेल में है भी सारा। खड़े सुनील हैं। जी, आपकी बात जैसे पर अगर अंतिम बात में कर लूं, जैसे चिराग पासवान साहब का बयान याद कीजिए। चिराग पासवान साहब ने क्या कहा बिहार के चुनाव को लेकर के कि हमारी मजबूरी है और या हमारे लिए आश्चर्य में कितना चिंता का विषय है कि हम ऐसी सरकार को मदद कर रहे हैं जिसके जमाने में कानून व्यवस्था की स्थिति बिहार में बहुत खराब है। तो लोगों के बीच में भी ये इंडिया दल समूह चाहेगा कि अगर ये इनके साथ नहीं आते, कि यह जो आलोचना कर रहे हैं एनडीए की, इसका कोई माने मतलब नहीं है, ये उनके साथ है और उन्हीं के विचारधारा के साथ। तो यह एनडीए के लिए आवश्यक था कि वो चुनाव करावे और इंडिया के लिए भी है कि वो चुनाव लड़ेंगे। जी, आपने स्पष्ट किया कि सारा खेल मैसेजिंग का है और इंडिया गठबंधन ये चाहेगा कि वो एकजुटता दिखाए। आपने बिहार का चिराग पासवान का एग्जाम्पल भी दिया। अब मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कहीं ऐसा ना हो चले थे एकजुटता दिखाने और अगर बिहार से ही किसी पिछड़े नेता कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर जो अभी केंद्र में मंत्री हैं, उनके नाम की सबसे ज़्यादा चर्चा है, अगर बिहार से और ओबीसी कैटेगरी से नेता आ गया तो चिराग पासवान तो छोड़िए, ये बताइए तेजस्वी क्या करेंगे? वो कैसे विरोध कर पाएंगे? नहीं, ये तो पुष्कर जी तो सामने आने लगा ना। आप सहनी साहब की स्थिति देख लीजिए क्या है। सहनी साहब के ऊपर तो अभी से होने लगा कि सहनी साहब कभी भी छोड़ के जा सकते हैं। सहनी साहब के वीआईपी पार्टी का रुख भी बदला हुआ है। तो ये इंडिया दल समूह में या महागठबंधन, इंडिया दल समूह न कह करके बिहार के संदर्भों में महागठबंधन की बात की जाए तो महागठबंधन में अगर जो तीन प्रमुख दल हैं, आरजेडी, कांग्रेस और वामपंथी दल, मैंने खासतौर से सीपीआईएमएल, इनमें तो कोई बिखराव की दूर दूर तक आशंका नजर नहीं आती। देखिए, लेकिन जो अन्य दल हैं, मैंने इसीलिए तेजस्वी के लिए सहनी साहब का उधर साफ साफ नजर आ रहा है। मैं तेजस्वी के लिए पूछ रहा हूं कि तेजस्वी के लिए समस्या आ सकती है कि अगर रामनाथ ठाकुर आ जाते हैं। देखिए, मुकेश साहनी का तो वोट है नहीं, वोट तो सिर्फ 2 ही लोग डालेंगे। लोकसभा के 542 जो मौजूदा है, 1 सीट खाली है, और राज्यसभा के 240, 5 मनोनीत वाली खाली है, 5 सीट और खाली है। तो मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि अगर आप वाली मतलब जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं हम एकता दिखाने के लिए जाएंगे, अगर ऐसा कोई कैंडिडेट आ गया, कहीं और से भी आ गया, महाराष्ट्र से भेज दिया, उद्धव ठाकरे के लिए समस्या आ सकती है। उससे ज्यादा मेरा अपना मानना है कि बिखराव नहीं वक्त बिल पे दिखा दी थी। एक बात है, आपने मुझसे ज्यादा गठबंधन की राजनीति देखी होगी, लेकिन इस बार जितना एकजुट ये लोग खड़े हैं मुद्दों पर, भले बाद में लड़ते हो, ममता बनर्जी कुछ कहती हो, लेकिन जब बीजेपी के खिलाफ लड़ने के आते हैं तो मुझे तो 77 वाला सीन याद आने लगता है कि सब एंटी कांग्रेस, सब एकजुट हैं। नहीं तो ये सच्चाई भी है। तेजस्वी यादव के सामने अपने अस्तित्व का सवाल है। अगर उपराष्ट्रपति के चुनाव में अगर वो बीजेपी के उम्मीदवार का, भले कोई पिछड़े वर्ग का है या रामनाथ ठाकुर ही उम्मीदवार बना दिए जाए और तो उनके साथ जाते हैं तो उनको क्या मिलेगा? क्या इस समर्थन से वो अपने मतदाताओं के बीच प्रभावी हो जाएंगे, या इस समर्थन से जो गैर भाजपा मतदाताओं के बीच में उनके प्रति एक आकर्षण बढ़ा है वो कमजोर होगा? तो मेरा अपना मानना है कि आरजेडी, कांग्रेस और सीपीआईएमएल, इनमें कोई टूट होगा, इसकी दूर दूर तक मैं संभावना नहीं देखता।
आपने शिवसेना में उद्धव ठाकरे की बात की, इसमें भी मैं संभावना नहीं देखता हूं, क्योंकि जी। बीजेपी के साथ जाकर के कोई राजनीतिक लाभ उद्धव ठाकरे को भी नहीं होने वाला है। क्योंकि इस देखिए, समय तत्काल उनके राज्य में भले चुनाव न हो रहा हो, नगर निगम का चुनाव महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। मैं आपको सुनील जी, मैं वजह मेरी यही है आपसे इस मुद्दे पे चर्चा करने की कि वैसे तो सीधा है कि जीतेगा तो एनडीए का ही कैंडिडेट, लेकिन जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी की जोड़ी विपक्ष को चौंकाती रही, वो कोई ऐसा नाम आ गया। अब आप इसको ऐसे समझिए कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष लिख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी कि उपराष्ट्रपति का कैंडिडेट छत्तीसगढ़ बीजेपी से बनाइए। अरे आप कांग्रेस की राजनीति करने आए कि बीजेपी की राजनीति करने आए, बताने आए? तो कांग्रेस में तो अजब ही गजब पार्टी है इस समय। नहीं, ये सही आपने कहा। अरे आप कहाँ छत्तीसगढ़ चले जा रहे हैं पुष्कर जी? आप शशि थरूर साहब को देख लीजिए अपने बगल में। नहीं, पार्टी वो लाइन से अलग होकर इंडिविजुअल की कितनी बात बातें होगी। उनकी हो रही। वो मगर आप एक बात देखिए, शशि थरूर ने अभी भी डिनायल कर रहे हैं और वो एक मुद्दे पे बोले हैं, बाकी उन्होंने कोई तारीफ ऐसी नहीं कर दी है। जो भी है पुरानी बातें उनकी निकाली जा रही हैं। पुष्कर जी, सवाल वो नहीं है। सवाल ये है कि आप तो पार्टी क्या लाइन से अलग मान हट ले करके शशि कोई बात थरूर कर। है? क्या शशि थरूर है बीजेपी के लिए? अब की नहीं नहीं, केरल में चुनाव भी है, सबसे सूट करेगा। एक पुष्कर जी, एक परसेप्शन बनाने के लिए वो चेहरा हो सकते हैं। या ऐसा नहीं है कि शशि थरूर के जाने से कोई बीजेपी बहुत मजबूत हो जाएगी और कांग्रेस धराशायी हो जाएगी। लाइन से भटकेगा तो नहीं, क्योंकि उपराष्ट्रपति का चुनाव है, कहीं से भी आ सकता है कैंडिडेट। मगर आपको एक बात बताएं, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़के आते हैं तिरुवनंतपुरम, शशि थरूर, और शशि थरूर जिस विचारधारा को वो ओन कर रहे हैं आज तक, मैं कहूंगा अभी तक, उसमें उनको पास राइट विंग के पाले में खड़े होकर उनकी केवल हिंदुस्तान भर में छवि नहीं है, वो विदेशों में भी भाषण देने जाते हैं। पुष्कर जी, जब नीतीश कुमार जी जैसा आदमी बीजेपी दक्षिणपंथी ताकतों के साथ जा सकता है, तो यह शशि थरूर क्या को लेकर के हम लोग कितने आसान में थे, अलग का सवाल है। ये बड़ा ये स्थिति हो गई है कि अगर आप सुविधा की राजनीति करेंगे। मैं 100% एग्रीड हूं। विचारधारा बहुत देर नहीं टिकती, जब पद आता है तो विचारधारा चली ही जाती है। आज केवल है कि आपका राजनीतिक अस्तित्व बचा रहे। आप अगर बड़ी पार्टी, अगर छोटी पार्टी है, बड़ी पार्टी है, तो आप सत्ता में बने रहें, ये महत्वपूर्ण हो गया है। अन्यथा जो चंद्रबाबू नायडू साहब इंडिया के कोऑर्डिनेटर का पद छोड़ के चले गए और उन्होंने कितनी तरह की बातें की, आज उसी पार्टी, उसी सरकार को समर्थन दे रहे हैं। ये आप याद कीजिए, बीजेपी के कार्य समिति की बैठक में दिया हुआ भोज का निमंत्रण उन्होंने वापस लिया था नीतीश कुमार जी ने, आज उसी सरकार को समर्थन दे रहे हैं। आपने नहीं देखा क्या? आपने नहीं देखा कि नीतीश कुमार का स्ट्रेचर क्या था लोगों के बीच, विश्वसनीयता को लेकर, खास तौर से बिहार के अंदर? अब आप चिल्लाते रहिए, आपने विकास किया, महिलाओं के लिए काम किया, बच्चियों को साइकिल दी, बिजली दी, पानी दिया। आपके चेहरे पे विश्वसनीयता खो चुकी है। राजनेता के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिल्कुल सही और बिल्कुल सही, उन्होंने अपनी विश्वसनीयता खोली है। बिहार में बीजेपी इसीलिए खुश है, उसके दोनों हाथ में लड्डू हैं। सरकार जीत के ऐसे आ जाए या जैसे आ जाए, अब नीतीश कुमार की पार्टी इस बार के चुनाव के नतीजों के बाद बहुत बड़े किसी टर्मोइल से गुजरेगी। ये तो सही है पुष्कर जी, जो समर्थक वर्ग था नीतीश कुमार का वो उनसे हटा है। गुड गवर्नेंस के नाम पर एक जो सामान्य मतदाता भी जो किसी के साथ ही होता था, वो जो नीतीश कुमार जी के साथ रहता था, वो उनसे खिसका है। गैर सांप्रदायिक राजनीति के लिए जो नीतीश कुमार जी की पहचान थी, उनको उसके साथ खड़ा हुआ जो एक वर्ग था, वो नीतीश कुमार जी से हटा है।
इससे इसमें कोई बहस नहीं रह गई है। लेकिन वही है ना, सवाल है कि नीतीश कुमार जी को अपनी राजनीतिक विचारधारा को बचाना था, या अपने को सत्ता में बनाए रखने की कोशिश थी, या उनके सामने विकल्प थे। उन्होंने सत्ता को चुना, आज वो सत्ता के साथ है। तो खैर तो ये बड़ा सवाल है। तो जब इन जैसे लोग जो उसी राजनीति के साथ पैदा हुए, समाजवादी राजनीति के साथ पैदा हुए, सर्वहारा की राजनीति करने के साथ पैदा हुए, पिछड़े वर्ग की राजनीति करने के साथ आगे बढ़े, वह लोग अगर अब दक्षिणपंथी ताकतों के साथ चले गए, तो आप शशि थरूर साहब अगर उनके साथ चले जाते हैं तो किसी को बहुत आश्चर्य नहीं होना चाहिए। अगर आज हरबंश जी को इन दक्षिणपंथी ताकतों के साथ खड़े होने में कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर शशि थरूर साहब को खड़े होने में कौन सी समस्या है? ये अब वह यह है, जरूर है कि चलिए जो लोग लौटता हूं, अपनी विचारधारा के लिए माने जाते हैं, समझूंगा अगर वो आपसे। विचारधारा छोड़ करके, मैं आपसे अगर एक बात समझूं तो फिर आपको क्या लग रहा है, उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए में क्या स्टेक रहेगा? जेडीयू को तो अब देने से रही, क्या बीजेपी अपने मुझे नहीं लगता कि अपना उम्मीदवार देगी, या किसी टीडीपी ने भी एसआईआर पर सवाल उठा दिए हैं अगर पूरे देश में होगा, और बीजेपी के पास ये मौका है कि जो इधर उधर जाने वाले एलाई हैं, जेडीयू तो अभी साथ में चुनाव रहेगा, टीडीपी अगर हिली तो टीडीपी को अभी इसी पे मना लिया जाए। आपको क्या लगता है? मेरी समझ में जो आपने शुरुआत में कहा कि बीजेपी अपना ऐसा आदमी रखना चाहती है जो राज्यसभा में कोई खेल ना करे। पुष्कर जी, अभी कोई आप हाल के दिनों में जो भारतीय जनता पार्टी में घटनाक्रम हुआ, जैसे विभिन्न राज्यों में पार्टी के अध्यक्षों का चुनाव, राज्यसभा में खाली पदों पे मनोनयन, इन सभी चेहरों का मूल्यांकन कर लीजिए और एनालिसिस कर लीजिए। क्या है उसमें? संघ के द्वारा संघ के प्रति समर्पित लोगों को प्राथमिकता, ऐसे लोगों को प्राथमिकता जो फेसलेस हैं, मतलब जिनका कोई जनाधार माने इलेक्टोरल पॉलिटिक्स जो नहीं करते, ऐसे लोगों का चयन जो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के ऊपर आश्रित हो, ऐसे लोगों को प्राथमिकता है। तो आपको इस उपराष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा ही व्यक्ति आएगा जो जो अपने स्तर पे कोई निर्णय ले ले, यह संभव नहीं है। वो पार्टी हाईकमान के स्तर पे उसको निर्णय लेना होगा। दूसरी चीज कि आपने चंद्रबाबू नायडू का नाम लिया, मेरा अपना मानना यह है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने से चंद्रबाबू नायडू को अपने राज्य में कोई राजनीतिक नुकसान मैं नहीं देखता। इसकी वजह मैं ये मानता हूं कि बीजेपी का आंध्र प्रदेश में कोई राजनीतिक ताकत नहीं है। मैं ये मानता हूं कि सांप्रदायिक राजनीति को लेकर के कोई भी हलचल ग्राउंड लेवल पे आंध्र प्रदेश में नहीं है। कांग्रेस के साथ जाने पर चंद्रबाबू नायडू को दिक्कत है, क्योंकि कांग्रेस वहां मजबूत है और चंद्रबाबू नायडू जैसे लोगों के साथ मिलने पर उसकी ताकत बहुत बढ़ जाएगी और वो सीधे सीधे टीडीपी के लिए चुनौती है। 19 में मिले वो भी देख जो किसी कीमत पर चंद्रबाबू नायडू नहीं चाहेंगे जी। तो वो तो अपने राजनीति के लिए एनडीए के साथ बने रहने में मैं उनकी तरफ से कोई राजनीतिक नुकसान में नहीं देखता। जो समस्या है वह है जेडीयू के सामने। लेकिन जेडीयू में चूंकि नीतीश कुमार जी कितना निर्णय ले रहे हैं, या ललन सिंह कितना निर्णय ले रहे हैं, या संजय झा साहब का कितना निर्णय है, कौन व्यक्ति उसमें कितना प्रभावी है, कौन पार्टी को आगे ले जा रहा है, ये महत्वपूर्ण है। तो मेरा अपना मानना है कि जिन लोगों के हाथ में आज जनता दल यूनाइटेड का नेतृत्व है, वह भी अपने आप को एनडीए के साथ ही रखेंगे। जी, सियासी शेर जगदीप धनखड़ का क्या कह रहा है? विपक्ष के कैंडिडेट हो सकते हैं? नहीं, मेरा मानना है कि नहीं हो जाए तो बहुत बड़ी राजनीति हो जाएगी, लेकिन मेरा मानना है कि फिर तो बहुत बड़ी राजनीति हो जाएगी। फिर तो बहुत बड़ी राजनीति हो जाएगी। बहुत बड़ी राजनीति हो जाएगी। अगर आप कह रहे हैं नीतीश कुमार, शशि थरूर पलट सकते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया पलट सकते हैं, तो फिर जगदीप धनखड़ तो पुराने कांग्रेस ही है, पुराने समाजवादी हैं। कोई समझा ले गया, शहीद तो वो हैं और अब शहीद होने आ गए। तब नहीं, ये अगर वो तैयार हो जाते हैं तो बहुत बड़ी घटना हो जाएगी।
और इतना बड़ा राजनीतिक हलचल होगा कि तो बीजेपी, मुझे तो इसमें बीजेपी का फायदा नजर आता है कि बीजेपी कहेगी बीजेपी ये, को नुकसान हो। बीजेपी कहेगी हम तो यही कह ही रहे थे, ये विपक्षियों से मिल गए हैं जाके। नहीं, ये सवाल ही नहीं है ना। संवैधानिक पद पर बैठा हुआ आदमी पक्ष विपक्ष का थोड़े होता है। आपके ऊपर आरोप लगता, आज आरोप है ये सिविल सोसाइटी में विमर्श का विषय है कि संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को भी आप काम नहीं करने दे रहे हैं। आप उसको सोमनाथ भी दा दबाव आपको डालते हैं। याद है सोमनाथ दा? आप देखिए, न्यूक्लियर सोमनाथ डील पर चटर्जी क्या ने क्या कहा अपनी था? पार्टी की बात मानी थी? नहीं मानी। तो मैं इसीलिए लाया कि सोमनाथ दा जैसा कलेजा होना मुश्किल होता है। अगर उत्तर प्रदेश की भाषा में कहें कलेजा, उसके लिए कलेजा चाहिए होता है। नहीं, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आज की राजनीति में असंभव दिखता है वो। उस पीढ़ी के लोग अब दिखाई नहीं पड़ते। जगदीप धनखड़ उसी पीढ़ी के हैं। अगर ये दे दे, क्योंकि चर्चा है, सारी चर्चाएं होनी चाहिए। अभी तक बॉल उनके हाथ में थी, अब बीजेपी के, अब उनके पास मौका है, वो चले जाएंगे, कहेंगे मुझसे ले लिया गया था इस्तीफा। तब भाई नैरेटिव ही तो सच होता है। मैं इसकी संभावना देखता नहीं हूं कि धनखड़ साहब उम्मीदवार होंगे। इसकी संभावना देखता नहीं है। अगर हो जाता है ऐसा तो ये भारतीय राजनीति के लिए बड़ा परिवर्तनकारी होगा। भारतीय राजनीति के लिए परिवर्तनकारी होगा तो सत्तारूढ़ दल के लिए बहुत सुविधाजनक होगा। और बीजेपी के लिए सुनील जी का मानना है ये बड़ी घटना हो जाएगी, जिसको संभालना ही मुश्किल हो जाएगा सियासी तौर पर। लेकिन ये मैं सुनील जी की उस बात का समर्थन करूंगा कि बहुत कम चांसेस है कि जगदीप धनखड़ इतनी मजबूती दिखाएं और वो सामने आए। इससे तो बढ़िया वो लेकिन अभी उनके पास चांस है सुनील जी। तब वो संवैधानिक पद पे थे, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब वो कहेंगे अब मैं फ्री हूं, अब मेरी जो विचार है मैं कैसे भी रख सकता हूं। गलत है कहना? नहीं, कह सकते हैं वो। लेकिन इसकी बात का कहना बिल्कुल सही है कि अब तो इस्तीफा देने, लेकिन जो घटनाक्रम पे आप याद कीजिए ना, उन्होंने अपने जो बात कही जा रही है कि ये तो स्वाभाविक सी बात है कि स्वास्थ्य के कारण से उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। यह बात यह है कि उनसे इस्तीफा लिया गया। अगर वह लिए गए इस्तीफे का प्रतिकार नहीं कर पाए तो वो एक बड़ी राजनीतिक लड़ाई लड़ने के लिए सामने आ जाएंगे। इसकी संभावना में देखता नहीं। सत्यपाल मलिक आए नहीं होते कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। सत्यपाल मलिक होंगे क्या? वही सत्यपाल मलिक होंगे क्या? ये हो सकता है, ये हो सकता है। धनखड़ साहब वो भी तो नुकसान ही करेगा। सुनील जी, आप हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ता हूं दूसरी बड़ी खबर के। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। Fine Finer Finesta.